साहब ने बोला था कि आपको जो है संसद जाना है, और आज हम संसद जा रहे हैं। सांसद नहीं बने हैं लेकिन संसद जा रहे हैं, वहां का माहौल देखने जा रहे हैं कैसा है। और वो एक ऐसी जगह है जहां से है ना ये पूरा देश चलता है। आओ आपका संसद लेके जाते हैं। अब देखिए ये जो है ये संसद है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है और यहाँ पर चंद्रशेखर भाई साथ में जा रहे हैं। आज काफी मजा आया, मतलब आप सोचिए यहाँ पर जो है ये पुराना संसद है और यहाँ पे देखिए यहाँ पीछे जो है संसद है और यहाँ पर बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। और मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू भाई। बाबा साहब स्पीच करते थे भैया, आप फर्स्ट टाइम यहाँ कदम रख रहे थे तो कैसा महसूस हो रहा था? जब फर्स्ट टाइम मैं पहले आया था एक बार 6 दिसंबर को बाबा साहब की उस पर क्या नाम पुण्यतिथि में नमन करने के लिए जी। तो फिर मैं यहाँ संकल्प करके गया कि इस बार जब मैं आऊँगा तो पार्लियामेंट में आऊँगा सीधा पैर रखने के। आपने 14 अप्रैल पे कुछ खास मांग रखी है आज? 14 अप्रैल के लिए मैंने राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मांग रखी है। मैं चाहता हूँ कि उनका जो है उनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाए या संविधान दिवस के रूप में, कोई भी इस तरह से उसको उनको मनाया जाए जिनसे उनकी जयंती को सेलिब्रेशन वो ऐसा हो जैसा सेलिब्रेशन किसी और उसमें ना होता हो। बाबा साहब हमारे लिए, मेरे क्या देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए वो आइडल है। उनका जीवन जो है संघर्ष वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उनको उनकी जो है उनकी जयंती को, उनके बर्थ एनिवर्सरी को जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, ऐसी हम लोगों ने मांग उठाई। यहाँ पर जो है ना एमपीस का जो घर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं वो मिले हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद जो है अभी ऊपर बैठे हुए हैं। हम उनसे भी कुछ बात करेंगे, आइए चले। वो देखिए ऊपर चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ है। अगर कोई जितने भी लोगों को समस्याएं होती है ना वो यहीं पर आते हैं और यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं और ऊपर वो मिलेंगे। आओ मिलते हैं। देखिए आज जो है ना हमारे हाथ में भारत का संविधान है और हमारे साथ है चंद्रशेखर आजाद। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं संसद के अंदर इस तरह से जाऊंगा और मैं, मेरी इच्छा तो ये थी कि संसद के अंदर आपको संविधान दूं, लेकिन वहाँ बहुत सारा सामान अंदर ले जाने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं था। ये जो है भारत का संविधान की ओरिजिनल कॉपी की एक प्रति है और ये मिलता नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट प्रिंट करता है वो तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ये जो है सबके हाथों में पहुंच रहा है और ये एक एहसास दिलाता है। बाबा साहेब का जो उस समय के फोटोग्राफ्स हैं और उस समय के जो सिग्नेचर किए हैं बाबा साहब ने, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। ये उस समय संसद में किस तरह से जो है भारत संविधान बना। आप जब संसद में पहली बार एंट्री किए थे ना भाई, तो बिल्कुल ऐसा दिल ऐसा खुश हो गया था ना, सीना चौड़ा हो गया था। और आज मैं कुछ बताता हूँ जी भाई। मैं 6 दिसंबर 2018 आई थिंक 2018 तो मैं फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में गया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम होता है, तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया। और जब मैंने पार्लियामेंट को देखा तो एक साथी ने मुझसे कहा कि आओ नजदीक से देख लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज के बाद पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। मैं पार्लियामेंट तब आऊंगा जब इसकी सीढ़ियों को चढ़कर मैं जाऊं और मुझे रोकने के लिए किसी के हाथ ना हो। स्वागत करने में तो हूं लेकिन रोकने वाले हाथ ना हो। क्या बात है। और ये भी एक मैं संकल्प बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद जब पार्लियामेंट गया तो तभी गया जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। उन सीढ़ियों को मैंने नमन किया, बाबा साहब को याद किया, मैंने बाबा साहब को थैंक यू कहा। और ये बात मैंने तो इसलिए बताई आपको भाई कि मुझे चैलेंज लेने का बड़ा आनंद आता है। देखा है नेताजी ने मुझे चैलेंज किया कि ये पार्षद नहीं बन सकता तो मुझे लगा कि अच्छा कि ये बात कह दी। फिर सांसद बन के दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के साथियों का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, बहुजन चिंतकों का, बहुजन पत्रकारों का, बहुजन आंदोलनकारियों को, सबका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आर्थिक सामाजिक सहयोग किया, मेरी मदद की। कल भी मैंने एक चैलेंज लिया। क्या? कल मैंने सत्ता के एक मंत्री जी को सीने पे हाथ मार मार के सत्ता विपक्ष के लोगों को धमकाते हुए देखा।
वो नेता थे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अच्छा। जब अपनी बात रख रहे थे तो ऐसे सीने पे हाथ मार मार के और कह रहे थे ये कानून कैसे स्वीकार नहीं करेंगे, लोग स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे वक्त के कानून। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर मेरे मन में एक चैलेंज आया और मैंने अपने अंदर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अपनी डायरी में आज मैं वो नोट करूंगा। 24 घंटे के अंदर का मैं समय रखता हूँ। एक समय आएगा डेट के साथ मैं वो आपको डायरी दिखाऊंगा जिसमें मैंने चैलेंज लिया, उस चैलेंज को मैंने पूरा करके दिखाया। सोशल मीडिया पे भाई जो है ना काफी एक चर्चा बहुत होती रहती है कि जब आप फर्स्ट टाइम वहां पर एंट्री किए थे ना तो वहां पर आपके दोस्त थे हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, पप्पू यादव थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ना वैसे आप जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ नजर आ रहे हैं, या आप जो है अनुराग ठाकुर के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप जो है ना गिरिराज सिंह जो हैं उनके साथ जो है आपको फोटो वायरल हो रहा है। आज तुझे क्या गड़िया जिससे ना मिलूं तो अलग बात, असली से ना मिलूं तो गड़बड़ है। तो ऐसा क्यों कि जिसके आप विरोध कर रहे थे आप क्या वहां पर धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने की बात है। वहां वो जो हाउस है, हम वहां देश की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सरकार है, हमें उनसे डिमांड करनी है और सिर्फ डिमांड नहीं करनी, कोशिश करनी है कि हम अपने क्षेत्रों में काम करा पाए। अगर हम अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोग बड़े सीधे साधे हैं। लोग नहीं ये जानते कि भाई काम वही करा सकता है इनकी सरकार होती है। देश में जो चल रहा है उनको विषय को हम लोग उठा रहे हैं। जब आप अपनी बात को जिम्मेदारी से, ईमानदारी से रखते हैं, सत्यता के साथ रखते हैं, तो फिर उसका असर दूर तक जाता है। वरना मैं अकेला सांसद, मुझसे क्यों कोई हाथ मिलाएगा, मुझसे क्यों। अच्छा, क्रिकेट, रही बात क्रिकेट की, क्रिकेट मेरा जो है, मेरा हॉबी है मेरी क्रिकेट। बचपन से मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है। हाँ, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जीत में बड़ा इंटरेस्ट है। आपको शायद आइडिया नहीं, मैंने इस बार कैप्टन से कहा जब हम वो मुंबई वाला मैच जी किसी वजह से लूज कर गए, तो मैंने उसे कहा कि मैं कोई भी गेम हारने के लिए नहीं खेलता, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूं कि उस गेम को हम जीते। रही बात गिरिराज सिंह जी हमारे मंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले। मैं अपनी बातों में था, इतना ध्यान भी उनकी बातों पर नहीं दिया। एक बात मैंने उनकी सुनी, उन्होंने कहा कि ये अकेला वन मैन आर्मी है जिसने पूरी सरकार की लंका में आग लगा रखी, हिला रखा है। मैंने भी आपको जो है वहां संसद में आज देखा कि आप जो है पूरे संसद में तहलका मचा रखा है। अपने सबसे आपके कनेक्शन रहते हैं, कहीं पप्पू यादव से बात हो रही है, हनुमान बेनीवाल जी से भी बात हो रही है, सबको कुल हिला रखा था आपने। नहीं, फिर मैं कहूँगा वहां एक मर्यादा है, बिल्कुल। वहां एक जो है हम सब लोग कंधों पर जिम्मेदारी है जी। वहां हम वैचारिक रूप से लड़ सकते हैं, एक दूसरे की बात का कठोर जवाब दे सकते हैं, लेकिन वहां हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते जो शब्द जो है संविधान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हो। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल भी, चाहे कुछ भी नाराजगी हो जाए, सही बात है, हम उन शब्दों का प्रयोग, क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, देश हमें देख रहा है, तो हम देश को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो ये लड़ाई जो है अधिकारों की है, बुनियादी सुविधाओं की है, एक दूसरे के हकों पे जो उस तरह का अतिक्रमण उसको हटाने की है। लेकिन ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, जिस तरह की लड़ाई सरकारों ने करा रखी है, जिसमें एक दूसरे के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, गुरु रविदास को, कबीर जी को मानने, गुरु नानक देव को मानने वाला व्यक्ति। हम हिंसा की राजनीति नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब हिंसा का सहारा लिया? बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर योग्यता थी, हर दल उनका सम्मान करता था। कांग्रेस ने उनको राज्यसभा मेंबर क्यों बनाया? वो तो कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर काबिलियत थी। तो हमने मेहनत करके अपनी छवि में और अपने काम के जरिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए वो एक ओरा बनाया अपना, कि हर कोई जिस ओरे को प्रभावित होना चाहता है, उसके बाद जुड़ना, उसको जानना चाहता है। रही बात मिलने और मिलाने की, तो कबीरदास जी का एक बहुत शानदार दोहा है जो सारी चीजों के लिए पर्याप्त है, कि संत ना छोड़े संगति, कोटि मिलेगा संग। इसका मतलब ये है कि संत जो होता है
वो अपनी संगति नहीं छोड़ता, चाहे उसको कितने ही असंत लोग जो गलत तरह के विचार को मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे चंदन का जो वृक्ष होता है उसकी खुशबू बड़ी शानदार होती है, उसके चारों तरफ उसके ऊपर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं जिनके अंदर खूब बहुत विष होता है, उनके बाद भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। ये इस बात का उदाहरण है कि किसी के हाथ मिलाने से या गले लगने से मैं अपने विचारों और अपनी जो किरदार है उससे समझौता नहीं कर सकता हूं। हाँ, ये बात मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि जिस तरह से आज की सरकार काम कर रही है वो लंबे समय तक वो सरकार टिकी नहीं रहेगी। एक दिन इस सरकार को भी जाना पड़ेगा और ऐसी जाएगी कि वापस नहीं आएगी। भाई बहुजन मीडिया ने आपको जो है यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ तक आप उसका हमेशा हर टाइम उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ बहुजन मीडिया का यहाँ तक पहुंच पाए। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जितने भी बहुजन मीडिया वाले हैं, किसी जैसे आप जो वहां तक पहुंचे सांसद बने हैं, तो वहां पर अब उनके लिए क्या करें? क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप समझ रहे हैं? 1% लोग होंगे जिनके पास डिग्री होगी, बाकी 99% ऐसे लोग हैं जो गांव से उठे हैं। ठीक है। इनकी मान्यता के लिए इनको कुछ, इनका कुछ भविष्य हो, इनका कुछ फ्यूचर हो। अभी तक ये सवाल किसने मेरे सामने रखा नहीं। बेसिकली मैं वो जो अपने काम से अलावा जो अलग काम जो करता हूँ वो तब करता हूँ जैसे कोई समस्या मेरे सामने आती है। अगर बहुजन मीडिया के लोग मुझे किसी भी तरह का कोई प्रपोजल बना के देंगे कि सर हमारी ये मांग है, इसको आपको उठाना चाहिए, क्योंकि मैं तो मीडिया का काम नहीं करता हूँ। बिल्कुल। मुझे तो नहीं पता उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक वो मेरे सामने कोई मांग नहीं रखेंगे, मुझे कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने कई कॉन्क्लेव देखे हैं आपके होते हैं बहुजन मीडिया के, मुझे तो किसी में इनवाइट नहीं किया गया, तो मुझे क्या पता कि आपके यहाँ किस तरह की चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे आपकी कोई समस्या पता लगेगी तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर वो सब लोग एक प्रतिनिधि या कुछ लोग, एक चीज कहूंगा ना जी भाई, अब यहाँ बहुजन मीडिया भी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी दल के आधारित मीडिया हो गई है। कुछ मीडिया तो ऐसी हैं जो पत्रकार जिनका सिर्फ काम है एक एजेंडा को चलाना, उनको अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। जो मेरे पक्ष की खबर चला देगा उसको दूसरे पक्ष के लोग एजेंट कहेंगे, जो दूसरे पक्ष की खबर ये तो बहुत चल रहा है भाई, उसको हमारे पक्ष के लोग बुरा भला कहने लग जाएंगे। हालांकि मैं अपने यहाँ मैंने बहुत कोशिश की है कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि झूठ को परोसना, तो आप में और फिर गोदी मीडिया में फर्क क्या बचा है? आपका कोई सवाल हो, सवाल को लेके आइए। आपने जो सवाल पूछे, क्या मैंने कोई एक सवाल आपसे कहा कि ये पूछना है नहीं पूछना? नहीं, मैं तो सीधा आया, सीधा बोलना। गिरिराज सिंह का सवाल पूछा आपने, और जो है मंत्रियों का सवाल पूछा आपने, बहुजन मीडिया का सवाल पूछा, तो मैंने तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सवाल ये है कि जब सही को सही और गलत को गलत तथ्य के आधार पर कहा जाएगा तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी की चापलूसी करने के लिए आप इस तरह के, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है कई सारे ऐसे पत्रकार हैं बेचारे जो घर बैठे कयास लगा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को 20-25 हजार वोट मिलेगा, जो आपस में कहते थे एक दूसरे को कि ये तो 20-25 हजार वोट मिलेगा। जब जीत गए तो फिर वो शायद अब वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुंह से जाके मुझसे मिले। हालांकि मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ, कोई भी आएगा तो मैं उसका सम्मान ही करूंगा, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। बहुत लोग जो है आपकी जो मतलब जैसे वोट मिले, आपकी जीत हुई, उसके बाद आपका गुणगान भी करने लग गए, आपका लोहा मान लिया उन लोगों ने कि हाँ बंदे में दम है। क्योंकि एक बार जो हुआ था उसको देखते हुए लोग सोच रहे थे ऐसा आगे होगा, बट वैसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों से अभी मैं मिलता हूँ ना, तो वो बोलते हैं अरे यार भाई से बोल दो अनब्लॉक कर तो ऐसा बहुत कुछ मैंने सुनने में देखा। एक नहीं, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। आप मुझे व्यक्तिगत कुछ कहोगे मैं सुन लूंगा, मेरे परिवार को भी कहोगे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर भीम आर्मी की इस मेहनत संघर्ष पे कोई सवाल खड़ा करोगे, आजाद समाज पार्टी के समर्पण पे, महापुरुषों के आंदोलन के प्रति उनके जो है त्याग पे कोई, और वो जिस तरह का वो कोशिश कर रहे हैं उस पर कोई सवाल खड़ा करो, तो फिर मैं आपसे कोई किसी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता। इसमें कोई वो नहीं है। ये आंदोलन हमारी शक्ति है, आंदोलन हमारी माँ है। इस आंदोलन पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है, कोई झूठ इसके खिलाफ प्रचार करता है तो नहीं,
उससे मैं सहमत नहीं। मुझे कहने में राजनीतिक आदमी, मुझे मेरे ऊपर टिप्पणी करने का, मुझे बुरा भला कहने का, मेरे पर आरोप लगाने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे सुनने पड़ेंगे। भाई काशीराम साहब को सीआई का एजेंट कहते थे, नहीं कहते थे? हाँ कहते थे, बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर को भी तमाम तरह के, सर छोटू राम को भी तमाम तरह का कहा गया, अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे। आज भी बोल रहे हैं वो तो क्या उन्होंने इस बात के बाद जो है वो कहने वालों के काम नहीं किए, या जो है इन पर ध्यान दिया? ये मेरा काम नहीं, जो मुझे जिससे जो कहना है कहो, लेकिन मेरा मुकाबला काम के आधार पर भी तो करो। बिल्कुल। काम के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते आप। मेरी तरह गोली खाने की हिम्मत तो जुटाओ। मेरी तरह 16-16 महीने जेल काटने का, रातें जागने का, पुलिस की लाठें खाने की हिम्मत तो जुटाओ। ये सिर्फ इसी आधार पे कि एक दल के आप समर्थक हैं, इस आधार पे मुझे बुरा भला या एजेंट कह सकते हो? कोई आधार, तथ्यात्मक आधार लाओ। मेरे अंदर काबिलियत है, हमारे दल ने आप खुद को साबित किया है। अगर ना साबित करते तब आप कहते। बिल्कुल, शुरुआत से देख रहा हूँ मैं। कैसे तो एक एक कदम हमारे लोगों ने मेहनत की है। हमने भारतीय राजनीति की आज की परिस्थितियों में जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को धूल चटाई है, कांग्रेस जैसी, और दूसरा जो इंडिया अलायंस को धूल चटाई है। तो आप हमारी जितनी हिम्मत पैदा करो, संघर्ष करो, वो तो करने से रहे। उसके अपोजिशन में हमें बुरा भला कह के आप ये सोचते हैं कि आप लोग गुमराह करेंगे। लोग गुमराह हैं तो वो दिन चले गए हैं। आज सोशल मीडिया सब लोग देखते हैं कौन काम कर रहा है और कौन जो है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने का काम या झगड़ा लगाने का काम कर रहा है। ठीक है भाई। मैं तो आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आलोचना करने वालों को भी नजदीक रखना चाहिए। आलोचना आदमी को, फिर मैं आज से कहूंगा, सुबह भी कभी भी कहा था आपको, फिर कहना, आलोचना आदमी को मजबूत बनाती है, संघर्ष करने की हिम्मत पैदा करती है, संकल्प पैदा कराती है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ना मुझे आज संसद घुमाया, मुझे सच में दिल से इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं जिंदगी भर इस चीज को याद रखूंगा। थैंक यू कहो मुझे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को। थैंक यू भाई। और जिनके लिए मैंने आज 14 अप्रैल जो उनकी जयंती समारोह है, उसके लिए उसको राष्ट्रीय घोषित करने की मांग भी पार्लियामेंट में उठाई भाई। हो जाएगा। थैंक यू करो माननीय काशीराम साहब को, बिल्कुल, जिन्होंने मेरे जैसे जो है प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे के अंदर भी उस तरह की अपने विचारों से शक्ति पैदा की और वो संघर्ष कर। आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम लोग भी जो है संसद में वहां बैठे होंगे। हो सकता है, आज नहीं तो 10 साल बाद ऐसा कोई हो जाए। अगर पार्लियामेंट में नहीं होगा तो असेंबली में होगा। अगले 4-5 साल के अंदर आप देखना सैकड़ों लोग होंगे अलग अलग प्रदेशों की असेंबली में, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा है। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति के साथ, विचार के साथ। ओके भाई, जय भीम। जय भीम। तो फिर आज